से आपका कौन सा कंपाउंड टाइप जनरेटर भी समाप्त होता है। लेकिन सर आपने फॉर्मूले तो लिखवाई नहीं। अरे भाई पहले थ्योरी को आप स्ट्रॉन्ग करिए, फॉर्मूले तो हो जाएंगे। जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो फॉर्मूले भी अच्छे से करा देंगे। लेकिन आज भी मैं थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको समझाऊंगा। अब आप इसको नोट डाउन करें और अब फॉर्मूलों की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करिए, अब फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी शॉर्ट शंट की डेफिनेशन की बात आती है तो आपको यहां बता देते हैं कि शॉर्ट शंट की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट शंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, डिफरेंशियली कंपाउंड टाइप सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इन विच जनरेटर इज ओनली शंट फील्ड। अब यहां से ध्यानपूर्वक देखना, इन विच जनरेटर, जिस जनरेटर में केवल शंट फील्ड इन पैरेलल विद आर्मेचर वाइंडिंग, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में केवल शंट फील्ड हो, यानी पैरेलल में। तो कैसे होगा, यह है शंट फील्ड और यह है आर्मेचर, केवल और केवल आर्मेचर और शंट फील्ड पैरेलल में, यानी आर्मेचर के पैरेलल में केवल शंट फील्ड हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड सीरीज फील्ड इन सीरीज, यानी सील्ड फील्ड, जो सीरीज फील्ड की वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड की जो वाइंडिंग है, इन सीरीज विद कॉम्बाइनेशन ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर, यानी आर्मेचर और फील्ड के कॉम्बाइनेशन के साथ में सीरीज फील्ड की वाइंडिंग सीरीज में हो। यानी कि ये रही, ये लग गई भैया, ये बन गया आपका जनरेटर। यहाँ लगा दो आप लोड, यहाँ लगा सकते हो लोड। ठीक है जी, तो यहां से आपको समझ में क्या आ गया, सबसे पहले क्या करा गया, शंट फील्ड और आर्मेचर का कॉम्बाइनेशन बनाया गया। यानी सबसे पहले जिस चीज को बनाया जाता है, सीधे सीधे बात है, प्रायोरिटी उसी चीज को दी जाती है। तो ये कार्य भी शंट जनरेटर की तरह ही करेगा लगभग। तो इसी को बोला जाता है शॉर्ट शंट टाइप जनरेटर। लेकिन लॉन्ग शंट में जो प्रायोरिटी दी गई है वो सीरीज वाइंडिंग को दी गई है। पहले क्या करा गया है, इन विच जनरेटर शंट फील्ड इज पैरेलल, यानी शंट फील्ड जो है वो पैरेलल में तो है, लेकिन किसके, पैरेलल विद कॉम्बाइनेशन ऑफ सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर। अब यहां से इस पॉइंट को ध्यान से देखना और इसको ध्यान से देखना, यानी सबसे पहले सीरीज यानी कॉम्बाइनेशन ऑफ सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर। सबसे पहले कॉम्बाइनेशन किसका बनाया गया है, यानी ये वाला जो सीरीज फील्ड है और आर्मेचर, इन दोनों का कॉम्बाइनेशन बना लिया, बन गया जी। अब क्या करा गया है, शंट फील्ड इज पैरेलल, अब रखा गया है इन दोनों के कॉम्बाइनेशन में शंट फील्ड को। अब यहां रख दो कॉम्बाइनेशन में शंट फील्ड को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले तो ये तैयार किया गया था ना, तो सीधी सीधी बात है, ये सेम टू सेम तो नहीं, लगभग यानी 100 में से 80% वर्क जो कार्य करेगा वो सीरीज जनरेटर की तरह ही करेगा। और इसी को बोला जाता है लॉन्ग शंट टाइप डीसी जनरेटर या कम्युलेटिंग टाइप डीसी जनरेटर। समझे बात, तो इस प्रकार से इनके कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के कंस्ट्रक्शन को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। थ्योरी को तो अच्छे से समझ लिया, यानी डीसी जनरेटर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी उसको तो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया और समझ भी लिया प्रैक्टिकली वे में। लेकिन जहां भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला को तो स्टडी किया नहीं है। तो उसी चीज को हम फिगर की सहायता से, यानी कि जो डीसी जनरेटर का सर्किट होता है, भाई सर्किट होता है तभी तो न्यूमेरिकल होगा ना, सर्किट की सहायता से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला रटवाएंगे नहीं, फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, डीसी जनरेटर के फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या, ये 4 पॉइंट्स को पता याद रखना होगा। कभी भी डीसी जनरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो ये 4 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आर्मेचर करंट। भाई किसी भी सर्किट को स्टडी कर रहे हो तो उससे पहले आपको करंट पता होना चाहिए उस सर्किट का। मान लीजिए नॉर्मली में आप बल्ब की स्टडी करते हैं, यानी आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बल्ब कितना करंट खाता है, कितना वोल्टेज खाता है, कितनी पावर कंजप्शन करता है, कितना लॉस करता है। तो ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना। वैसे ही मान लीजिए इस मार्कर की स्टडी करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि इस मार्कर में मैं अगर 4 बूंद इंक डालता हूँ, 4 ड्रॉप डालता हूँ तो कितनी देर कार्य करता है। ठीक है जी, तो वैसे ही हर चीज़ की स्टडी करी जाती है। तो सबसे पहले आर्मेचर करंट पता होना चाहिए कि जो जनरेटर में करंट पैदा हो रहा है आर्मेचर पे वो कितना हो रहा है। दूसरा,
जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा हो रहा है यानी जनरेटेड वोल्टेज है, उसी का दूसरा नाम होता है जनरेटेड ईएमएफ, वो कितना होता है। तीसरा पॉइंट है आपका टर्मिनल वोल्टेज, कि जनरेटर ने जनरेटेड ईएमएफ तो पैदा कर दिया, लेकिन जनरेटर के अंदर वाइंडिंग के कुछ लॉस होने के बाद प्लस माइनस टर्मिनल्स पे टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला, यानी कि अगर 100% पैदा हुआ है जनरेटेड ईएमएफ, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ 100% है, तो उसमें से कुछ लॉस होके टर्मिनल वोल्टेज 90% ही मिल पाता है, लगभग 90% या 80% ही मिल पाता है। समझे बात? तो मतलब ये हुआ जनरेटेड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा टर्मिनल्स पे मिलेगा, यानी जनरेटर के बाहर वाले तारों पे, और जनरेटेड वोल्टेज हमेशा जनरेटर के अंदर होगा, यानी आर्मेचर पे। तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, पावर डेवलप्ड। भाई सीधी सीधी बात है, जनरेटर के अंदर ही डेवलप होती है पावर, डेवलपमेंट पावर का, यानी कि V × I, डेवलपमेंट अंदर ही होता है। तो इस आर्मेचर पे कितनी पावर डेवलप्ड हो रही है, उसी चीज का हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर डिलीवर्ड। तो सीधी सीधी बात है, डिलीवर्ड भाई जनरेटर में तो होती नहीं है, जनरेटर के बाहर होती है, यानी जनरेटर के बाहर जो भी लोड लगे हैं बल्ब वगैरह, ये लोड पे डिलीवर होती है। डिलीवर मतलब मैंने आपको ये मार्कर दिया, तो मैं तो डेवलप कर रहा हूँ इस मार्कर को, और आपको दे दिया तो मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए, आपके हाथ में पहुंच गया तो डिलीवर हो गया। तो इन पॉइंटों का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं जब आपको बताना चाहूंगा इस फिगर की सहायता से, क्या बताऊंगा, ये क्या दिख रहा है आपको, आर्मेचर का सर्किट, यानी आर्मेचर यानी कि रोटर। भाई पता होना चाहिए, भाई स्टडी कर रहे हैं तो डीसी मशीन का, ये क्या है, रोटर, आर्मेचर है तो रोटर। और ये वाला सर्किट क्या है, स्टेटर। ये क्या है आपका, स्टेटर। स्टेटर बोले तो सर क्या, स्टेटर पे तो सर फील्ड वाइंडिंग होती है, बिल्कुल सही बात, और आर्मेचर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो सर आपने ऐसे कैसे बना दिया, अरे भाई 3D इमेज नहीं है अवेलेबल, इसीलिए सर्किट को सर्किट की तरह ही तो दर्शाया जाएगा ना। तो इसीलिए इस सर्किट को, अच्छा तो सर ये दोनों चीज सीरीज में फिट होती हैं, कनेक्शन सीरीज में होते हैं, स्टेटर और रोटर वाले सर्किट के सीरीज जनरेटर में। हाँ, सीरीज जनरेटर की स्टडी कर रहे हैं तो सीरीज में कर रहे हैं तो पैरेलल में होंगे, ऐसे ही होते हैं। अच्छा तो सर ये जो आर्मेचर का सर्किट है इसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि भाई वायर लगे हैं, मेटल लगा है, तो मेटल का तो सर रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए इसको हमने लिख दिया RA, यानी आर्मेचर का रेसिस्टेंस। वैसे ही यहाँ अगर सीरीज फील्ड की वाइंडिंग है सर, स्टेटर वाली वाइंडिंग, तो उसका भी अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसीलिए लिख दिया उसको RSC, यानी रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड। समझे बात, यानी हर चीज का रेसिस्टेंस। हमने आपको इलेक्ट्रिकल को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल में आपको रेसिस्टेंस का भी पीछा नहीं छोड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक रेसिस्टेंस का स्टडी चलेगा ही चलेगा। और जहाँ रेसिस्टेंस होगा तो भैया पावर फैक्टर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ भी इसमें जो शुरू में पढ़ा था वो अंत तक चलता है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लिया वहीं समाप्त हो गया। तो आपको इतना तो पता चल गया कि जहां भी मेटल का यूज होता है वहां रेसिस्टेंस होता है, इसलिए रेसिस्टेंस को हमेशा स्टडी करना होगा। तो आर्मेचर का रेसिस्टेंस अपना होता है और फील्ड का यानी स्टेटर वाले फील्ड का रेसिस्टेंस अपना होता है, इसीलिए इसमें लॉसेस भी होते हैं। भैया जहां जहां रेसिस्टेंस होता है वहां डिसिपेटेड यानी हीट लॉसेस का खतरा रहता ही रहता है। समझे बात, यानी कि रेसिस्टेंस लॉसेस होते हैं, इसीलिए इसमें लॉसेस को भी स्टडी कराया जाता है। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट ही पूछे जाएंगे, इनमें से 2 या 3 पॉइंट आपको गिवन होंगे और 1 या 2 पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा। या तो आपको दे दिया जाएगा आर्मेचर करंट और पावर डेवलप्ड दे दी जाएगी, बाकी निकाल दो। इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब भी आर्मेचर करंट की बात होती है तो उसको बोला जाता है IA, वो मैं आपको वहां लिखवा दिया है, IA इज द आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर पे जो करंट पैदा होता है उसको आर्मेचर करंट बोला जाता है। ठीक है जी, तो आर्मेचर करंट, तो सर यहां करंट पैदा हो रहा है तो ये करंट यहां तक जाएगा ना, यहां तक, हाँ बिल्कुल जाएगा। तो सर आप बताए थे कि सीरीज जनरेटर में जो रेसिस्टेंस लगाया जाता है यानी फील्ड वाइंडिंग या स्टेटर वाली वाइंडिंग लगाई जाती है वो फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर लगाई जाती है, यानी मोटे तारों के कम टर्न्स की वाइंडिंग, यानी कि लो रेसिस्टेंस रहता है। तो सर ये करंट को कम रोकता होगा, बिल्कुल कम रोकता है। इसीलिए
सीरीज का भी करंट बराबर ही रहेगा और लोड करंट भी बराबर ही रहेगा। यानी जब भी सीरीज जनरेटर की बात होगी तो आई ए इक्व टू आई एस इक्व टू आई एल, यानी कि लोड करंट, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड का करंट बराबर रहता है। क्यों रहता है सर? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग है सीरीज जनरेटर में ऑलरेडी कम टन्स मोटे तारों की लो रेसिस्टेंस वाइंडिंग लगाई गई है। इसीलिए लगाई गई है ताकि जनरेटर का करंट जितना आर्मेचर पे पैदा हुआ पूरा का पूरा लोड पे पहुंच सके। मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर करंट पैदा कर रहा है आर्मेचर, तो घूम घाम के लोड पर भी 5 एम्पियर पहुंच सके। लेकिन शंट जनरेटर में ऐसा नहीं होगा, यहाँ 5 एम्पियर पैदा होगा तो वहाँ 2.5 एम्पियर ही पहुंचेगा। तो ये जो मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूले तो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आएगा जब शंट जनरेटर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज फील्ड का करंट बराबर रहता हो, तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे कि वो सीरीज जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड सीरीज जनरेटर, डीसी जनरेटर। समझे बात? नेक्स्ट आता है आपका जनरेटेड वोल्टेज। जनरेटेड वोल्टेज, लेकिन ये जो फॉर्मूले लिखवाए ये फॉर्मूले हैं। आपसे बोला जाएगा आर्मेचर करंट इज गिवन बाय 5 एम्पियर, क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा, या सीरीज करंट, तो समझ जाना अगर सीरीज करंट दिया है तो वो आर्मेचर करंट और लोड करंट के बराबर ही होगा, तो अपने आप लिख लेना। मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा इसकी सहायता से आपको आगे जाके जब न्यूमेरिकल कराएंगे। फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिखिए। तो जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमेशा ईजी। हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया था कि वी और ई एक ही बात है, या तो आप उसको वोल्टेज बोलो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या ईएमएफ बोलो, एक ही बात है। तो या ई लिख दो या वी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से इसलिए ईजी लिख दिया। यानी आर्मेचर पे पैदा हुआ, यानी जनरेटर के अंदर पैदा हुआ वोल्टेज कहलाता है जनरेटेड ईएमएफ, यानी ईजी। लेकिन सर टर्मिनल वोल्टेज भी तो है ना? बिल्कुल है। तो जो जनरेटेड ईएमएफ पैदा हुआ है उसमें से कुछ लॉसेस हो जाते हैं, उनको माइनस कर दिया जाए। अगर लॉसेस को माइनस कर दिया जाए तो निकल के आ जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। बिल्कुल आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा सर? जो लॉसेस हुए हैं आर्मेचर के लॉसेस और सीरीज के लॉसेस, उनको माइनस कर दो, आ जाएगा निकल के। तो कितने होते हैं सर? वो कितने होते हैं? I इंटू आर ए, आई इंटू आर ए प्लस आई एस ई और आर एस ई, यानी आर्मेचर में लॉसेस, आर्मेचर के लॉसेस और सीरीज के लॉसेस, अगर दोनों लॉसेस को माइनस कर दिया जाए जनरेटेड ईएमएफ में से, ये क्या है? लॉसेस। आप सभी को पता है पावर डिसिपेशन के लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल में, आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो अगर इन लॉसेस को यहां स्क्वायर आर लगा दो, ठीक है, इन लॉसेस को अगर माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा निकल के। तो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज V। टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा? हमेशा V, यानी Eg माइनस आई आर ए इंटू आई ऐसी आर ऐसी लॉसेस को माइनस कर दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज आता है V। अच्छा, तो सर आप तो बोले थे V का सीधा सीधा मतलब E होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी ईएमएफ और वोल्टेज बराबर होता है। चीज तो सेम ही है लेकिन लॉसेस हो जाते हैं, इसलिए E में से कुछ माइनस करके V निकाला जाता है। समझे बात यहां से? नेक्स्ट होता है पावर डेवलप्ड। पावर डेवलप्ड क्या होती है? जो आर्मेचर पे पावर डेवलप्ड, पावर सीधे सीधे बात है, आपने करंट पता कर लिया, वोल्टेज पता कर लिया, तो आप पावर तो निकाल ही देंगे ना। V इंटू आई यानी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन ही तो पावर है। पावर तो Eg इंटू आई ए हो जाएगा यहां से, Eg और आई ए। Eg क्यों लिखा सर यहाँ? V इंटू आई ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई आर्मेचर में डेवलप्ड अंदर की पावर की बात हो रही है, पावर डेवलप्ड आर्मेचर पे होगी, तो आर्मेचर पे होता है जनरेटेड वोल्टेज, ना कि टर्मिनल वोल्टेज। तो इसीलिए जनरेटेड वोल्टेज को लिखा जाएगा, साथ में आर्मेचर करंट Eg इंटू आई ए। ये फॉर्मूले इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इन फॉर्मूलों की सहायता से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। समझ गए ना बात? फिगर की सहायता से फॉर्मूला बनाना सीखो और फॉर्मूले की सहायता से न्यूमेरिकल लगाना सीखो। नेक्स्ट है पावर डेवलप्ड, पावर डिलीवर्ड। डिलीवर मतलब सप्लाई जो हो रही है पावर की, डिलीवर्ड बोले या सप्लाई बोले। तो Eg इंटू आई ए, Eg इंटू आई ए, Eg इंटू आई ए क्या है? पावर डेवलप्ड माइनस लॉसेस,
माइनस लॉसेस। अगर लॉसेस को माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगी आपकी निकल के V इंटू आई इंटू एल, V इंटू आई एल। समझे बात? या इसी को सीरीज जनरेटर में बोल दिया जाता है V इंटू आई ए। इतनी पावर आपको टर्मिनल पे मिलेगी। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? V, और पावर क्या होगी? V इंटू आई एल या V इंटू आई ए। लेकिन सर हमें एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ सर आपने आई एल लिखा है। आई एल तो ठीक है क्योंकि लोड पर मिल रही है, टर्मिनल पर मिल रही है। आई ए क्यों लिख दिया? क्योंकि भैया सीरीज जनरेटर में आर्मेचर करंट, सीरीज करंट और लोड करंट बराबर ही होते हैं। करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है सीरीज जनरेटर में। करंट चाहे आर्मेचर का हो चाहे लोड का हो बराबर ही रहता है। अगर यहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ भी 5 एम्पियर होगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज में बदलाव आएगा। इसीलिए या तो इसको V इंटू आई एल लिख दो या V इंटू आई ए लिख दो, तो फाइनली ये पावर निकल के आ गई। तो जितने भी सीरीज जनरेटर के फॉर्मूले हैं ये ही है, इनसे अलग कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जैसे जैसे आप स्टडी करते चले जाएंगे आपको सारे फॉर्मूलाज समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं शंट जनरेटर के फॉर्मूलाज की। इन्हीं की सहायता से शंट जनरेटर के फॉर्मूले भी सॉल्व कराएंगे। कैसे कराएंगे सर? आप करा के दिखाते हैं ना अभी। यहाँ से आप शंट वाले जनरेटर के फॉर्मूलाज को देखिए। सीरीज वाले तो आपने अच्छे से समझ लिए, उसमें होते थे कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 पॉइंट, लेकिन इसमें होते हैं 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स क्यों? क्योंकि भैया इसमें शंट फील्ड जुड़ गया है। उसमें तो ऐसा था आप इस रास्ते पर जा रहे हैं, सीरीज में फील्ड वाइंडिंग है, सीधे चले गए। लेकिन इसमें कैसा होता है, आर्मेचर से करंट निकला, आर्मेचर से करंट निकला, कुछ शंट में चला जाएगा और कुछ लोड पे चला जाएगा, यानी 2 रास्ते बन गए इसमें। तो इसलिए इसमें शंट फील्ड करंट अलग होता है और आर्मेचर करंट अलग होता है। वहां सीरीज करंट और आर्मेचर करंट इक्वल होते थे, तो यहाँ करंट डिफरेंस आ जाएगा, करंट में डिफरेंस आ जाएगा। समझे बात? लेकिन सर ये करंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? अरे भैया आपने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ा था तो बेसिक लॉस को तो पढ़ा ही था कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में करंट इक्वल होता है। करंट तो सीरीज में हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ये तो बेसिक भी कहता है, ये सर्किट पे डिपेंड होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल कहता है ये तो चीज। तो जब भी शंट फील्ड करंट की बात होती है तो क्या होता है? जब भी शंट फील्ड करंट की बात होती है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? ISH, यानी भैया शंट फील्ड करंट है। करंट I हो गया और शंट का करंट है तो ISH हो जाएगा। ISH इक्वल टू V अपॉन RSH। RSH V अपॉन RSH का सर को समझे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इसका जितना वोल्टेज है उससे अगर इसके रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका करंट निकल के आ जाता है शंट फील्ड करंट का। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे तो अब आपको जब सारा कुछ बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, जब आर्मेचर करंट को स्टडी कराएंगे। IA इक्वल टू IL प्लस ISH। ये थोड़ा सा क्या है, तो यहां से शंट फील्ड करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ISH अपॉन V अपॉन RSH। लेकिन यहां से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका आर्मेचर करंट तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब आर्मेचर की करंट की बात होती है होता है IA। भाई शंट जनरेटर की लिखवा रहे हैं, सीरीज में तो इक्वल था, ये शंट जनरेटर का यानी आर्मेचर करंट, यानी ये आर्मेचर पे पैदा होने वाला करंट कहलाता है आर्मेचर करंट, क्योंकि जनरेटर के अंदर पैदा हो रहा है। ठीक है जी। वो होता है क्या? ISH प्लस IL, यानी कि अगर लोड करंट यानी जितना जनरेटर के बाहर सप्लाई हो रहा है उस करंट को और शंट में जो लॉस हो रहा है करंट को, उन दोनों करंट को जोड़ दिया जाए तो आर्मेचर में पैदा होने वाला करंट आ जाता है। क्यों सर? क्योंकि यहां मान लीजिए 5 एम्पियर करंट पैदा हुआ जनरेटर में। भाई जनरेटर में जो घूमने वाला पार्ट है आर्मेचर पे, अगर 5 एम्पियर करंट पैदा हुआ तो इसमें से करीब 2 एम्पियर करंट तो इस शंट में लॉस हो जाएगा, यानी 2 एम्पियर। 5 में से 2 एम्पियर तो यहां हो गया, बचा कितना?
3 एम्पियर वो लोड पे चला जाएगा 3 एम्पियर। तो लोड का करंट प्लस शंट का करंट कहलाता है आर्मेचर करंट। जबकि सीरीज में ऐसा था, आर्मेचर करंट, सीरीज करंट, लोड करंट सब यानी 5 एम्पियर पैदा हो रहा था तो 5 एम्पियर ही लोड पर पहुंच रहा था। समझे बात? तो ऐसे जनरेटर्स में करंट डिवाइड हो जाता है, और जहां करंट डिवाइड हो जाता है वहां वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। यानी करंट कम दे रहा है कोई जनरेटर तो सीधी सीधी बात है वोल्टेज हाई देगा। भाई वोल्टेज की सप्लाई ज्यादा देगा वो जनरेटर। समझे बात? सीरीज जनरेटर में वोल्टेज में ड्रॉप आता रहता है, कभी वोल्टेज ज्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन वहां करंट कांस्टेंट रहता है सीरीज जनरेटर में। लेकिन शंट जनरेटर में करंट में कमी आ जाएगी लेकिन वोल्टेज में कमी नहीं आएगी। समझे बात? अब बात करते हैं जनरेटेड वोल्टेज की। जनरेटेड वोल्टेज क्या होता है? तो जनरेटेड वोल्टेज तो यहां भी ईजी ही होगा, क्योंकि भैया जनरेटर पे वोल्टेज, जनरेटर के अंदर वोल्टेज पैदा हो रहा है तो ईजी ही होगा, सीधी सी बात है, ईजी। नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है यहां से टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज में से लॉसेस को घटा दिया जाए IA इंटू RA, आर्मेचर के लॉसेस को घटा दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज निकल के आ जाता है। टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा V से दर्शाया जाता है और जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड EMF को हमेशा EG से दर्शाया जाता है। तो लग तो सर सेम ही रहा है, सीरीज जनरेटर की तरह है, बस थोड़ा सा करंट में डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। पावर डेवलप्ड की बात होगी तो पावर डेवलप्ड कितनी होगी सर? यहाँ EG इंटू IA। पावर डेवलप्ड कितनी होगी सर? यहां भी EG इंटू IA ही होगी सीरीज की तरह। क्यों होगी? अरे आर्मेचर पे पैदा हो रही है तो आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का वोल्टेज जनरेटेड EMF, ये वाला जनरेटेड EMF और आर्मेचर करंट की मल्टीप्लाई कर दो, पावर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड यानी पावर डेवलप्ड यानी EG इंटू IA, EG इंटू IA माइनस लॉसेस। भाई लॉसेस को तो माइनस करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि समझाने के लिए ये है, जितना मैंने, ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर मैंने 100 किलोमीटर दूर भेजा तो जाने में कुछ टूट फूट हो जाएगी ना, ट्रक में जाएंगे मार्कर भर के तो टूटेगा, कुछ 100 मार्कर भेजी तो उनमें से 80 टूट जाएंगे, 20 पहुंचेंगे तो लॉस हो जाएगा ना कुछ मार्कर्स का। तो भाई मैंने तो 100 भेजे ना, मैंने जनरेट 100 किए लेकिन पहुंचे 80 तो 20 मार्कर का लॉस हो गया। तो जो लॉस हुआ उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। तो पावर डिलीवर्ड कितनी हो रही है? अगर 100 भेजे 20 टूट गए तो पावर डिलीवर्ड 80 हुई ना। तो पावर डिलीवर्ड जनरेटेड माइनस लॉसेस इंटू V इंटू IL, ये होगी पावर डिलीवर्ड V इंटू IL। ठीक है, लेकिन अब बोलेंगे सर आपने यहाँ V इंटू IA जैसे सीरीज में लिख दिया था, वहाँ यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहाँ भैया करंट कांस्टेंट था, चाहे आप आर्मेचर का करंट ले लो, सीरीज का करंट ले लो, चाहे लोड का ले लो, वहाँ कांस्टेंट ही रहता है सीरीज में। जबकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ लोड करंट ही लिया गया है। तो यहाँ से आपको सीरीज और शंट के दोनों फॉर्मूले आ गए समझ में। अब इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से आप कंपाउंड के फॉर्मूले बना सकते हैं। भाई जहाँ सीरीज की जरूरत हो वहाँ सीरीज के लगाइए, जहाँ शंट की जरूरत हो वहाँ शंट के लगाइए। इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से ही आप कंपाउंड जनरेटर के फॉर्मूलोस को स्टडी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके जस्ट बाद में आपको समझाऊंगा आर्मी जनरेटर के लॉसेस। उसमें 3-4 प्रकार के लॉसेस होते हैं, अगर वो आपने समझ लिए तो सेम टू सेम वो मोटर में भी काम में आएंगे, हेल्प करेंगे। मतलब जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया है जनरेटर में, ये सेम टू सेम डीसी मोटर में भी सेम टू सेम ही होने वाला है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। और ट्रांसफार्मर में भी यही होगा। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर लगभग सेम ही डिवाइस हैं तीनों, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव है। तो जो भी मैं आपको करा रहा हूँ अभी स्टार्टिंग है डीसी मशीन की, उन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी करते चलिए और नोट डाउन करते चलिए। मेरा एक एक पॉइंट आपका भाई गौरव चौधरी आपसे वादा करता है कि आपको एक्सपर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यानी डीसी मशीन जहां भी पूछा जाएगा फटाक से आपका आंसर आएगा।
यानी कि अगर आपसे 50 नंबर पूछे जाते हैं डीसी मशीन से तो 48 नंबर लाने का मेरा वादा रहा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर जनरेटर लॉसेस, डीसी जनरेटर लॉसेस। थैंक यू सो मच अगेन। ऑन ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है।